जी, आप आज सुनेंगे भंते प्रज्ञा दीप, जहाँ पे बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था। तो वहाँ पे वो रहते हैं और बुद्ध गया में। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू लिए थे 4 भंतों के। उनमें से ये एक भंते प्रज्ञादीप जी हैं और इनका ये दूसरा भाग आप देखने जा रहे हैं। इनके ऐसे 5-6 भाग आएंगे और इस तरह से बाकी सब भंतों के मिला के कोई लगभग 15-20 भाग के आसपास हो जाएंगे। तो पार्ट बाय पार्ट आप उनको देख सकेंगे। और इन सभी का जो मुख्य बिंदु है, टॉपिक है, वो ये है कि ये जो बुद्धिस्ट दर्शन है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ये आज के परिवेश में क्या हमारे किसी काम की है, क्या हमारी किसी उपयोग की है, या इसमें से क्या हमारे कुछ उपयोग का है। अगर है तो उसे हम ले लेंगे, और अगर नहीं है तो क्यों उसको ढोना भविष्य के लिए, क्यों उसमें समय खर्च करना इतने सारे लोगों का, क्यों इसमें जीवन खराब करना। इसी चिंतन मनन के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा इंटरव्यू है। और अब आप भंते प्रज्ञादीप के साथ मेरा इंटरव्यू ये सुने, और जिन्होंने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो वो यहाँ पे ऊपर आई में इसका लिंक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इनका पहले वाला भाग देख लें। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो इसका पहला वाला भाग देख लें और फिर इसको देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीधे भी देख सकते हैं, उसमें भी आप समझेंगे। तो वो क्या कहना चाहते हैं पूरे के पूरे जीवन दर्शन पे, जो बुद्धिस्ट दर्शन है, उसको हम देखते हैं। भंते, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस आज की इस चर्चा में। और इसमें आप कृपया आप अपना पूरा परिचय जो भी आप देना चाहें वो कृपया दें। ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ है और ये भारत का संघ है, और भारत में जितने भिक्षु हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। और सबसे बड़ा संघ यही है। हम लोग इंडियन जितने भिक्षु हैं ज़्यादातर इसी के मेंबर हैं। छोटे मोटे कुछ हैं लेकिन ज़्यादातर इसके मेंबर हैं, और हम उसके महामंत्री हैं। और ये हेड क्वार्टर है सभी इंडियन भिक्षु लोगों का। अब जैसे गरीबी की भी जो बात है कि बहुत लंबा समय हो गया, मतलब सुनते सुनते कि भाई बहुत एक बड़ा वर्ग जो है गरीब रहता है। लगभग 80-90% लोग जो हैं गरीब है, बिल्कुल गरीब है। तो इसका कोई बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कोई सूत्र है इसका कि कैसे सब लोग अच्छा जीवन एक अच्छे ढंग का जीवन जी सकते हैं, ना कि खाली 10-20% लोग ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसमें जो आपको मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा, भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, अति का मार्ग नहीं दिया। अति किलमथानु योगो काम सुखल्ली का अनुयोगो, माने अति माने कि दुखमय जीवन और अति सुखमय जीवन, ये दोनों को त्याग करके मध्यम मार्ग का भगवान ने उपदेश दिया है। तो मध्यम मार्ग जहाँ आता है वहाँ सबके बारे में आदमी सोचता है। तो ये मध्यम मार्ग अभी भारत में दबा हुआ है। मध्यम मार्ग मध्यम कुछ लोग हैं, है ना। मध्यम मार्ग जब आ जाएगा तब उनके बारे में भी लोग सोचेगा, अगले बारे में सोचा। अमीर होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसा हो, उसके बाद दिमाग है और अपना पैसा कमाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको जो है सामाजिक इसमें उन्नति में हम कैसे लगावें, उसको कैसे प्रयोग करें, वो अभी दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए जब भारत माने कि अभी भी और देश के मुकाबले में ये बात चुभती है कि भारत का लोग जो है अभी भी गरीब है ना। ये जब माने
जब माने कांटे की भांति वो चुपती है। भारत के लोग अभी गरीब है, अगर दूसरे देश में जाए तो मुंह लटका कर बैठना पड़ता है कि भारत के लोग ऐसे हैं। ये तो हमें माने बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना। ये तो हम वो पुराने दिन लौटा सकते हैं, और लौटाने के लिए एकमात्र जो सूत्र है वो पारिशुद्धि। पारिशुद्धि अंदर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। बस इसी को एक आंदोलन बना करके चलते हैं हम। अगर इसी को हम आंदोलन बना करके चलते हैं, बाहर परिशुद्धि में जितना हमारा जो वातावरण है वो पूर्ण रूपेण जो परिशुद्ध होना चाहिए, अंदर जो है वो परिशुद्ध होना चाहिए। अगर इस परिशुद्धि को लेकर चलते हैं तो ये जो गरीब की मदद करो, गरीब को ये करो, गरीब रहेगा ही नहीं, अपने आप वो भागेगा। अभी तो भिक्खु संघ पहले की तुलना में बहुत बड़ा है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए भिक्खु संघ बहुत बड़ा है पहले की तुलना में। अभी और क्या करने की भिक्खु संघ अभी ऐसे लोग इंस्पायर हो जाएं कि वो मध्यम मार्ग अपना के और ये गरीबी वगैरह सब समाप्त हो जाए। अभी उतने बड़े स्तर पर नहीं है जितना कि आप बोल रहे हैं। अभी ये छोटे स्तर पर है, लेकिन जो प्रयास जो है वो यही है जो हम लोगों का जहाँ तक ये दायरा है वहाँ तक इस पर हम लोग फोकस करते हैं। क्योंकि कई बुद्धिस्ट देश भी हैं। हाँ, देश तो है, देश ने फॉलो किया है। हाँ। देश ने फॉलो किया है। अगर देश को भी लेखा छोड़ा देश है, लेकिन खाने पीने के लिए है और जो है संपन्न भी है। और वहाँ माने कि आपको भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ तक बर्मा इत्यादि में टेम्पल्स में जाएंगे तो कोई भिखारी नहीं बैठा रहेगा कि आपको मांगने के लिए। कहीं आपको ऐसा देखा, हम गए वहाँ पर तो वो भी सूत्र पाठ करता रहेगा, है ना। सूत्र पाठ करता रहे, मांगेगा नहीं, जो उसको देना है अपना दे देगा, बस यही है। लेकिन यहाँ पर लंगड़े लुल्ले तो माने कि पूरा का बने भरा हुआ है ये। तो ये जो गरीबी शब्द बहुत माने चुभता है, ये गरीबी शब्द को हटाने के लिए आवश्यक ये है कि एक बड़ा अभियान चलाया जाए। वो अभियान के तहत में ये है कि बस हमारा तो ये है पारिशुद्धि जो बेस्ट ये साधन है लोगों को भगाने के लिए, घर से निकालने के लिए। घर से जब निकलेगा, दौड़ेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो वो जो है आपको प्राप्त कर लेगा। तो भिक्खु संघ इसके लिए क्या कोई योजना बना रहे हैं? क्योंकि जब तक लोग बड़े पैमाने पे ये नहीं करेंगे तो हाँ, ये अभी ये जो पारिशुद्धि का जो ये है, अभी हम लोग इसका अभियान मैंने छेड़ने वाले हैं। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर तक मैंने हम लोग छेड़ने वाले हैं कि पारिशुद्धि एक राष्ट्रीय स्तर तक आवे। राष्ट्रीय स्तर तक जिस समय ये जीते थे उस समय था लेकिन बाद में वो यानी कि ढीला पड़ गया। लेकिन उस अभियान को माने कि आपको कायम रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा अभियान था ये, क्योंकि हम लोगों में भी जो है आपको जो विनय जो प्रारंभ होता है तो उसमें है समजनी पदीपो च उदकंग आसनेन च उपोसत एतानी पुवकर्णंति बुज्जति। समझनी मतलब झाड़ू लगाना। माने पूछा जाता है संघ से जब इकट्ठा होता है क्या आपने झाड़ू लगाया? अगर बोला कि नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया? और उसके लिए आपको इतिहास में आपको जब मिलिंद प्रश्न पढ़ेंगे तो मिलिंद प्रश्न का जो पहला जो पेज है वो पहला पेज यही से प्रारंभ ही होता है ना। वो पहले जन्म में नागसेन और ये थे आपको ये मिलिंद थे, और मिलिंद का ये था कि उसमें वो नागसेन मिलिंद का एक झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगा करके एक जगह इकट्ठा कर देता है। माने गुरु ने पूछा कि तुमने जो झाड़ू लगाई यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया? वो सुनता नहीं है। 2 बार बोले, तीसरी बार जो उसे डंडे से मारता है। मारने के बाद जो है फिर भी वो माने कि वो उठा करके बाहर फेंकता है वो। और देखिए कितनी बड़ी बात है ये, है ना। ये झाड़ू लगाना वहाँ पर आज से 2000 पहले की वो घटना होगी। माने कि उसमें जो है झाड़ू लगा कर एक जगह इकट्ठा किया और फेंका नहीं। अब भिक्षु कितना ध्यान नहीं उसके वहाँ से फेंको, है ना। तो एक जाता है अपने नदी पर स्नान करने के लिए, नदी की जो धार बह रही है उस धार को देख करके वो संकल्प कर रहा है इस नदी के धार के जैसा ही मेरा वो ज्ञान हो, है ना, ताकि मैं और लोगों को जो उपदेश कर सकूं। तो ये प्रारंभ यहीं से होता है। समझनी प्रदीप हो जाए, समझनी माने झाड़ू लगाना, प्रदीप माने वो लाइट जलाना, उदकंग पानी की व्यवस्था करना, आसन माने आसन की व्यवस्था रहने की व्यवस्था करना, ये जो है प्रथम कर्तव्य है। इसको आपने किया है या नहीं किया है? संघ से पूछा जाता है। ये यहीं से प्रारंभ होता है।
तो ये समझनी जो है वो झाड़ू है, इसमें सारा राज छिपा हुआ है, विकास का जो है सारा राज छिपा हुआ है, वो सब कुछ पैदा कर देगा, है ना, कुछ भी मानी बचेगा नहीं उसमें। तो इसमें आप कहाँ कमी देख रहे हैं? हाँ, कमी में हम अभी हजारों साल में अभी 1000 साल तो बनेगी, अभी वो बुद्धिज्म तो यहाँ वो समाप्त हो गया था। 2500 तो हुआ, काउंट करने की दृष्टि से आपका वो ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रारंभ हुआ तभी अभी प्रारंभ हुआ फिर से, बीच में तो बिल्कुल समाप्त हो गया था। इतना सुंदर जो है वातावरण बना था, यूनिवर्सिटी बनी, रेजिडेंशियल बनी, यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया, ये फिर दब गया, और फिर जो दूसरे लोग इसमें हावी हो गए, बहुत बने कि बहुत झेलना पड़ा, है ना, अपने बाहर के लोगों से इसको बहुत ही प्रताड़ना मिली, ये सारा इतिहास तो है ना, लेकिन अभी फिर से आया है, अभी फिर से अभियान ये डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हुआ। उस समय तो चलो ठीक है, उस समय तो लोग युद्ध वगैरह करते थे, तो वो ठीक है, युद्ध में सब विध्वंस हो गया, क्योंकि वैसे भी बहुत भिक्षु तो अहिंसक होते थे, तो युद्ध का सामना तो वो तो कैसे करते, तो हो ही गया। लेकिन अब जो ये समय है, जैसे पिछले हम 50, 60, 70 साल से देखें, तो अभी तो इस तरह की स्थिति है नहीं कि कोई ऐसे छोटे राज्य एक दूसरे को युद्ध करते हैं। हाँ, इस समय नहीं ना, इस समय अच्छा है, इसमें ये अभी ये जो वेव चला, जो धम्म का जो वेव है, वो धम्म का वेव अभी कहिए क्लियर रूप से कहिए, तभी डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो धम्म का वेव चला, है ना, उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद फिर और भी राहुल कांतायन आए, जगदीश काश्यप आए, तो समाज की रचना में जो है थोड़ा माने समाज की रचना होने लगी है। लेकिन अभी ये फेज है कि इस विषय को कैसे उठाया जाए, इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। कैसे? हाँ, तो कैसे किया जाए? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ ना, राष्ट्रीय स्तर पर योजना है, इसी पर फोकस ही करना है ना, इसी पर जो सेमिनार भी करना है, इसी पर लोगों को बताना है, केवल ये कि यही चीज़ है जो कि पूरे माने भारत को बदल कर रख देगा, है ना, केवल एक, बाकी और चीज़ सब तो बने क्या है, जब स्वस्थ रहेगा तो अच्छी अच्छी सोच आएगी। ये मेरा अपना दृष्टिकोण, मुझे जो मैंने अनुभव हुआ, वो अनुभव में हम ये देखते हैं कि बस यहीं पर एक रुकावट है, अपने भारत को जो है दूसरे देश से आगे और ऊंचा ले जाने का जो है ये रुकावट है। इस रुकावट को दूर करने के लिए जगह अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और ये ऐसा हमको अनुभव अभी 3 से 4-5 साल के अंदर में हम सब कुछ देखे, और देखने के बाद अंत में परिणाम ये निकला, केवल यहीं पर फोकस करो, बाकी सब जो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो जैसे और भी दूसरे कई सारे विचार हैं, 2500 साल पहले तो कई सारे विचार नहीं थे उस समय। अभी तो जैसे एक मुस्लिम विचार है, एक क्रिश्चियन विचार है, सिख विचार है, जैन विचार तो शायद इसी के आसपास था। तो अभी तो इतने सारे विचार हैं, और भारत में जो ये हिंदुओं वाला विचार है, जो सनातन धर्म का, वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है। तो अब ऐसा कैसे करेंगे कि ये जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है या बुद्धिस्ट टीचिंग जो है, वो लोगों के दिल में जगह बनाए, वहाँ से हट के, ये कैसे, इसके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे ये संभव होगा? क्योंकि जनरली लोग भावनाओं से जुड़े रहते हैं, और ऐसा समझ के भी कि भाई चलो बुद्धिस्ट वाली ये तो बात ठीक है, और वो ऐसा ढूंढने लगते हैं, अच्छा ये तो हमारे धर्म में भी है, जो कोई बात है, और ऐसे करके उसको लेवल कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा? अभी बुद्धिज्म जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्लियर हम बात करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय में पहचान है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो बौद्ध धर्म उभर करके आया है ना, बौद्ध धर्म जो अभी जो उभर करके आया है, तो उसमें जो है आपको राष्ट्रीय स्तर तक का बहस या उसका कोई प्रवक्ता अभी नहीं निकला है, क्लियर है। हाँ, ये क्लियर हमें स्वीकार करना चाहिए। राइटर तो थे, राइटर राहुल कांतायन थे, जगदीश काश्यप थे, राइटर थे, लेकिन वैसा प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारी बात जो है राष्ट्रीय स्तर तक ये फैले,
है ना, ये नहीं है, ये हम लोग महसूस किए, ये हम है ये। तो लोकल स्तर पर है, लोकल स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन वो जो राष्ट्रीय स्तर पर ये यानी हमारी जो ऐसी सोच है, वो सोच कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है आवे, ताकि और भी लोग इसको सुन सके। तो जब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहस नहीं होती, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा विचार नहीं जाता है, तब तक जो है लोगों के दिमाग में बातें नहीं आएगी। अब बुद्धिज्म तो बिल्कुल जो है आपको नो गॉड नो सोल वाला है, क्लियर कट है, ये प्रकृति की बात करता है और प्रकृति ये सबके लिए है। तो डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा ही होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ही ये बहस अगर होना शुरू हो जाए तो बड़ा कमाल हो सकता है। और अभी है मेरा अपना ये पर्सनल ये आपको ये थिंकिंग है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये बहस होनी चाहिए। जब राष्ट्र मेरा अपना ये है ना, क्योंकि हम देख लिए जितने भी आपको जो स्पीकर हैं, जितने भी आपको संगठन करता है, तो वो जो है स्टेट लेवल तक भी नहीं है। जैसे हिंदू में स्टेट लेवल के हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके फॉलोअर हैं, लेकिन अभी बुद्धिज्म उभर करके जो सामने आया और तो उसमें आपको ये स्टेट स्तर का या जो है आपको कंट्री मनी स्तर का ऐसा कुछ अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी ये निकलेगा। अब समय आ गया है, हो सकता है कि ये काम हमको मिला हो ये काम हमको मिला हो, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि ये जो है एक कमी है हमारे भारत में, और इस भारत की इस कमी को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन लोकल स्तर से बहस करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ये फैले, ये जब तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं फैलता है तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि जो दूसरे भी विचार हैं उसमें भी कोई बहुत राष्ट्रीय लेवल के आदमी दिख नहीं रहे हैं, उसमें भी कोई इक्का दुक्का कहीं कभी कभार दिखते हैं, वहाँ पर भी कोई बहुत दिख नहीं रहे, लेकिन थोड़े बहुत तो दिख जाते हैं वहाँ पर भी। जैसे उसमें जग्गी वासुदेव हैं, अभी हाँ एक और दक्षिण के एक और है जो टीका से लगाता है, हाँ है ना, और मुरारी बापू हैं, और ये ऐसे दो चार जो लिख जाते हैं। अभी थोड़े समय पहले ओशो थे ही, तो ऐसा करके कोई बुद्धिस्ट में ऐसा करके कोई दिख नहीं रहा है ना, अभी नहीं है। ये तो हम स्वीकार करते हैं, हम लोग भी नहीं है अभी इस प्रकार। लेकिन ये अनुभव मुझे हुआ है, ये कोई तैयारी तैयारी हमारी, ये अनुभव मुझे हुआ है, ये अनुभव मुझे हुआ है कि ये हमारा राष्ट्रीय समस्या है ये है। और इस जब तक आदमी को स्वयं अनुभव नहीं होता तब तक अपनी बात को कह नहीं सकता है अच्छे ढंग से। वो माने कि आपको वो माने कि जैसे बोलना है या व्यक्त करना है तो अच्छे ढंग से वो व्यक्त नहीं कर सकता है। ये हमें अनुभव हुआ है। सारी समस्याओं को जो जड़ है वो यही है, और जब तक इस जड़ को हम नहीं काटते हैं तब तक जो है कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन ये लोकल स्तर पर बहस नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना चाहिए। तब ये भारत बिल्कुल बदल जाएगा, बदल करके रख देगा। अब फिर जो है हमको द्वेष नहीं करते हैं अमेरिका से या इंग्लैंड से ये, लेकिन हमारा जो पुराना जो गौरव है वो गौरव तो हम लोग का है ना, वो गौरव वो तो फिर सभी का आ जाएगा ना। वो तो टीचिंग्स है, उसको जो कोई फॉलो करेगा। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। उसमें तो कोई द्वेष की और उसकी बात ही नहीं है। वो तो एक तरीका है जीने का। अगर उस तरीके से कोई एक देश भव्य होता है, एक देश समृद्ध होता है, तो दूसरा देश भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपने मेरा जो मैंने इंटरव्यू किया बनते प्रज्ञादीप जी का वो सुना, और आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। ये जो पूरी क्लिप थी जो आपने सुनी, तो उस पर अब हम लोग मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं, और मुझे क्या समझ में आया और वो आपको क्या समझ में आया वो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ यहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कि आप कोई बात यहाँ ओपन मंच पे रखना चाहते हैं। तो वहाँ का मैसेज हमें मिल जाएगा और आपसे हम लोग संपर्क करके
और आपका जो प्रोग्राम है वो निश्चित कर देंगे ओपन मंच पे, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। चाहे आपको सवाल ही मुझसे पूछने हो वो भी पूछ सकते हैं, और या आपको अपनी कोई बात कहनी हो आप कह सकते हैं, जिससे कि हम आपको सवाल पूछेंगे और उससे फिर क्लैरिटी हो जाएगी कि कुछ काम की बात है कि नहीं है, कोई उपयोगिता है कि नहीं है, उस तरह की। तो पहले भंते जी कह रहे हैं कि अंतः शुद्धि और बहिर्शुद्धि, इसकी बहुत आवश्यकता है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बेस है कि अंतः शुद्धि होनी चाहिए, बाहर शुद्धि होनी चाहिए। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि तो बढ़िया बात है, इसमें क्या खराब बात है, लेकिन सवाल ये है, हमें ये देखना है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। अब या तो ये होता ही नहीं है ऐसा कुछ कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है, और 2500 साल से लगे हैं वो सब करना, और या क्या कमियां रह गई कि वो हो नहीं पा रहा है। तो वो कमियों का पता चले तो उसे दूर करके ये होने लगे। तो जैसे कह रहे हैं कि अंतः शुद्धि, अंतः शुद्धि का मतलब रहता है कि भाई आप झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, है ना, इस प्रकार के विचार आपके अंदर ना आए, ऐसी कोई इच्छा आपके अंदर पैदा ना हो। अंतःकरण में पैदा होती है ना इच्छा, विचार, ये सब निर्णय, जबकि इन चीज़ों पर कोई वहाँ चिंतन मनन नहीं है बुद्धिस्ट दर्शन में कि कोई आदमी झूठ बोलने के निर्णय पर कैसे पहुँचता है कि भाई मैं इस बारे में झूठ बोल दूँ या मैं चोरी कर लूँ। ऐसे निर्णय पर अंतःकरण में ऐसा क्या प्रोसेस चलता है, किस कारण से, कि जिस कारण से व्यक्ति ऐसा निर्णय करता है कि चोरी कर लूँ, ठगी कर दूँ, हत्या कर दूँ, कोई भी आपराधिक काम, कोई भी सामाजिक खराब काम, वो ऐसे निर्णय पर पहुंचता किस कारण से है, इसका कोई स्पष्टीकरण, इसका कोई चिंतन बुद्धिस्ट विचारधारा में कहीं पर नहीं मिलता। और जैसा कि आप इंटरव्यू में भी देखेंगे, मैंने काफ़ी इस तरह के सवाल उनसे पूछे, मगर वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। तो इन्होंने खुद भी वो चिंतन नहीं किया, और चूँकि बुद्धिस्ट विचारधारा में वो पिछले 40-50 साल से हैं, तो 30-40 साल से, तो वहाँ से भी उन्हें वो कोई ऐसा दर्शन, ऐसी सोच समझ, ऐसा चिंतन मिला नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। मैंने भी काफ़ी अध्ययन किया है बुद्धिस्ट विचारधारा का। दूसरा, बाह्य शुद्धि की बात करते हैं। तो बाह्य शुद्धि में जैसे भाई शरीर का साफ शुद्ध रखना, साफ शुद्ध कपड़े पहनना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ शुद्धि रखना, घर है तो घर को साफ शुद्ध रखना, है ना। ये घर के बाहर को भी साफ शुद्ध रखने को बोलते हैं घर वालों से ही, जबकि वो काम तो व्यवस्था के द्वारा तो हो सकता है, क्योंकि हर आदमी कैसे रखेगा। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर मुझे अपना कूड़ा फेंकना जाना पड़े तो 30-40 किलोमीटर मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा, तब मैं कूड़ा फेंक सकता हूँ। अब ये क्या प्रैक्टिकली संभव है ना। गाँव में तो चलो थोड़ा बहुत संभव भी हो सकता है कि भाई कोई 400-600 मीटर दूर या 1-8 किलोमीटर दूर जाके आप फेंको। शहर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो शहर में तो व्यवस्था के द्वारा ये संभव हो सकता है। जैसे दिल्ली में अभी 8-10 साल से जब से केजरीवाल आया है, तो तब से ये व्यवस्था है कूड़ा वगैरह की, तो अभी वहाँ ऐसा इकट्ठा नहीं होता। उसके पहले तो बहुत बुरा हाल था। तो ये तो व्यवस्था के द्वारा तो हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा तो ये संभव नहीं है इस प्रकार की शुद्धि, उसके घर तक संभव है बस। तो ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट लगभग आप हर घर में जाके देखेंगे तो ये पार्ट रहता भी है। वो उनके पास जो साधन है, जो कुछ है, वो सब अपने घर की शुद्धि करती गई। ज़्यादातर महिलाओं का ये काम है रहता है भारत में, तो वो रखती हैं जितना वो रख सकती हैं। अब दूसरे नंबर पे जब मैंने पूछा कि भाई ये जो इतनी सब समस्याएं हैं, ये दूर क्यों नहीं हो रही हैं बुद्धिस्ट दर्शन से, तो कह रहे हैं कि समग्र कोई दृष्टि चाहिए, और समग्र दृष्टि हो नहीं पा रही है। इसका भी वो कोई कारण नहीं बताते कि क्या समग्र दृष्टि बुद्धिस्ट दर्शन में है। अगर वहाँ है ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, या तो फिर आप पैदा करो।
तो बुद्धिस्ट दर्शन में समग्र दृष्टि है ही नहीं है। वहाँ तो आदमी पर ही ज़्यादा आरोपित है कि अपो दीपो भव, कि भाई अपने दीपक खुद बनो। वहाँ तो व्यक्तिगत दृष्टि है, वहाँ तो सार्वजनिक या समग्र दृष्टि है ही नहीं। वो तो व्यक्ति पर ही पूरा केंद्रित है धर्म, कि अपो दीपो भव है, आप अपने दीपक खुद बनो। मतलब आप अपने अंतः शुद्धि खुद करो, आप अपनी बाह्य शुद्धि खुद करो। अंतः शुद्धि माने आपके ऊपर बात है कि आप चाहें आपके पास कोई कारण हो मगर आप झूठ नहीं बोलोगे, चाहे कोई कारण हो आप चोरी नहीं करोगे, चाहे कोई कारण हो आप मर्डर नहीं करोगे, चाहे कोई कारण हो आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। अपो दीपो भव। वहां सामाजिक तो कोई दृष्टि ही नहीं है। तो जब सामाजिक दृष्टि तक नहीं है, इवन पारिवारिक दृष्टि तक नहीं है, तो समग्र दृष्टि कहां से आएगी? वहां है ही नहीं है। तो वो इसको स्वीकार तो करते हैं कि नहीं है, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है कि नहीं आ सकती है। कैसे आ सकती है उसका भी कोई रोड मैप, कोई विजन उनके पास नहीं है। जाहिर सी बात है, बौद्धिस्ट दर्शन में भी नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि अच्छा भाई एक बात है क्या, कि भाई मध्यम मार्ग अगर लोग अपना लें, मध्यम मार्ग, तो कुछ हो सकता है, ऐसी उनको संभावना दिखाई पड़ती है। जब मैंने कहा कि भाई यहाँ 80-90% लोग गरीब हैं, तो कहते हैं अति अमीरी और अति गरीबी खराब है, मध्यम। अब ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। आज तक का जो अर्थशास्त्र है, जो बुद्धिस्ट समय से भी चला आ रहा है, उसकी उन्हें नॉलेज नहीं है कि अमीर लोग ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे आज कोई उद्योग खोलना है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़ा उद्योग खोलना है, कोई बड़ी खोज करानी है कि वहाँ पे कई वैज्ञानिकों को लगाना है, उनको पूरा सारा संसाधन देना है खोज करने के लिए, उनको तनख्वाह भी देनी है, उनके पूरे घर के देखभाल भी करनी। तो ये कौन कर सकता है? या तो ये सरकारी व्यवस्था कर सकती है, जो कि अभी तक ऐसी कोई सरकारी व्यवस्था बनी नहीं है कि ये सारा कुछ करे। क्योंकि अभी भी आज भारत में देखेंगे तो प्राइवेट जो है वो एक बड़ा हिस्सा है, सरकारी एक छोटा सा हिस्सा है। तो प्राइवेट में आप देखेंगे भारत में कि वो कई सारी खोजें होती रहती हैं। तो तभी हो पाती हैं जब बहुत ज़्यादा कुछ अमीर है कोई आदमी, तभी ना वो उसमें खर्च कर सकता है। एक 30-40-50 हज़ार तनख्वाह पाने वाला मध्यम परिवार का आदमी, वो कैसे कोई इतना बड़ा उद्योग लगा सकता है जिसमें कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं? वो कैसे लगाएगा? तो फिर तो पूरा समाज गरीब गरीब रह जाएगा। फिर जो मध्यम वर्ग है वो थोड़ा सा अमीर होगा और बाकी सब गरीब होंगे। जैसे अभी थोड़ा सा वर्ग एक अमीर है और बाकी सब लोग गरीब हैं। तो ये मध्यम मार्ग की भी बात इसलिए कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इतनी सारी खोजों के लिए, इतने सारी व्यवस्था के लिए प्राइवेट में भी कुछ लोगों को जो अमीर होना पड़े, अमीर होंगे तब वो ये सब कर पाएंगे, तब वो हजारों लाखों लोगों को जॉब दे पाएंगे। जिनको 30-40-50 हज़ार की जॉब मिलती है, ये तभी हो पाती है जब कोई अंबानी अडानी जैसा आदमी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल के बैठा रहता है। अगर वो ये नहीं खोलते तो ये काम ही नहीं मिलता इन लोगों को, तो ये भटकते रहते। पूंजीवाद में इस प्रकार का ही अर्थशास्त्र चलता है। तो उन्हें इस प्रकार के व्यवस्था और अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान ना होने की वजह से वो ऐसी बात कर रहे हैं कि मध्यम मार्ग। वो सोच रहे हैं कि अध्यात्म में जो मध्यम मार्ग है उसी से सब हो जाएगा, जबकि वो पूरा अध्यात्म मार्ग अंतःकरण शुद्धि के लिए है। होती नहीं है इससे, मगर फिर भी उसी के लिए ही है ना? है ना कि प्रज्ञा है, समाधि है, किस बात के लिए? अंतःकरण के लिए ही तो। इसमें बाह्यकरण जैसा कुछ भी नहीं है। इससे आपके बाहर की सफाई भी नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग से बाह्यकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाह्य शुद्धि पे जाना पड़ेगा। तो ये बात। अच्छा बनते जी, ये
एक ठीक कह रहे हैं कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। गरीबी तो किसी भी आदमी को पसंद नहीं। कौन आखिर गरीब रहना चाहता है? गरीबी तो एक अभिशाप है, ये सही बात है। लेकिन भाई गरीबी का कारण क्या है, उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई खोज ही नहीं है उसमें कि गरीबी का क्या कारण है और क्या कारण पैदा कर दें कि सब अमीर हो जाएं या सब अमीरी जैसा जीवन जी लें। इस प्रकार का कोई अप्रोच ही नहीं है। वहाँ तो अपो दीपो भव है, अपने दीपक खुद बनो भाई, खुद करो अपना जो करना है। अमीर होना है, गरीब होना है, मध्यस्थ होना है, जो होना है तुम्हारे ऊपर है। वो तो ऐसा बोल के छूट जाते हैं। वहाँ तो कुछ है नहीं, कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई सोशल अप्रोच ही नहीं है वहाँ पर। पर्सनल अप्रोच है, व्यक्तिगत अप्रोच है, बोले आप जानो। फिर वो बोले कि अच्छा, अंतःकरण शुद्धि अगर हम करते हैं तो वहाँ समझ की झाड़ू मिलती है और उससे हमारे अंदर समझ पैदा होती है। माने वो कोई जो साधना वगैरह की बात कर रहे हैं अष्टांगिक मार्ग की, तो इससे आदमी के अंदर कोई समझ पैदा होती है, ऐसा उनका मानना है। जबकि वो खुद भी 30-40 सालों से इस साधना को कर रहे हैं और उनके इंटरव्यू देख के आप समझ सकते हो कि कोई समझ जैसी दिखाई पड़ती है क्या। और वो बाद में भी खुद इस बात को रियलाइज करते हैं, बाद में भी वो इस बात को बताते हैं कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल ऐसी समझ वाला आदमी अभी नहीं है, नेशनल समझ वाला। इसका मतलब है कि इतने सालों में आप एक समझ नहीं पैदा कर सके। तो ये क्या ऐसे समझ भी पैदा होती है? होती नहीं होगी तभी नहीं हुई ना। पर वो अभी तक उनको आशा है कि ऐसा हो सकता है। मैंने जब पूछा कि भाई भारत में तो बहुत समय से, अब इस धर्म को तो 2500 साल हो गया, कितना हम चेक करें, कितना क्या करें, इसका परिणाम बार बार हमें दिख रहा है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं है इस दर्शन का, इस बुद्धिस्ट दर्शन का कोई अच्छा परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्या करें इसका? फिर कहते हैं कि वो नहीं, हमारे यहाँ राहुल सांस्कृतायन हुए, उन्होंने कई पुस्तकें बुद्धिस्ट दर्शन पे लिखी हैं। और अम्बेडकर जी का नाम लिया उन्होंने, कि अम्बेडकर जी जो काफ़ी बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने भी इसको प्रोत्साहित किया, मतलब आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बावजूद भी 70 सालों से भारत में ये एक्सेप्ट नहीं हो सका, एक्सेप्टेबल नहीं हो सका, ये स्वीकार योग्य नहीं हो सका। मेजॉरिटी में लोगों को नहीं लगता कि बुद्धिस्ट दर्शन में कोई ऐसी काम की बात है क्या जिसको हम अपने वर्तमान या भविष्य के लिए उपयोग में लाएं, इसको रखें। क्योंकि इसमें जो बातें हैं कि चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अंतःकरण शुद्धि, बाह्यकरण शुद्धि, तो लगभग हर धर्म में कॉमन सी बात है, हर धर्म में लिखे हुए हैं चीज़ें। ये वैसी चीज़ें हैं जैसे गांव में कोई साधु मौलवी आके बताता है, अरे भाई बच्चों झूठ नहीं बोलो, हैं, बड़ों का सम्मान करो, पढ़ाई लिखाई करो, कमाओ धमाओ, अच्छा जीवन जियो। मतलब ऐसे उपदेश परक बातें हैं। करना सब बच्चों को ही है, बस वो एक आदमी आगे बैठ के ऐसे उपदेश जैसे दे देता है। इसी तरह का सब कुछ है। और इसी तरह का अभी के जितने भी भंते हैं वो सब कर रहे हैं। अच्छा, इससे आप ये मत समझ लेना कि मैं केवल बुद्ध दर्शन के ऊपर ही ये सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं सारे ही धर्मों को चेक करूँगा ऐसे कर करके, इनसे संबंधित जो लोग हैं उनके इंटरव्यू करूँगा और उस पर फिर इस तरह से करके सभी धर्मों का, वो चाहे सनातन धर्म हो, बुद्ध धर्म का तो चल ही रहा है, चाहे फिर जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, यहूदी हों, कबीरपंथी हों, सिख धर्म हो, सबका मैं एक एक करके यहाँ पे रखूँगा। क्योंकि ये ओपन मंच है यहाँ पर, और यहाँ पर दुनिया में जितने भी धर्म हैं या जितने भी व्यवस्थाओं के तरीके हैं, उन सब पर यहाँ चर्चा होगी, ताकि आप सब लोग उसमें से जो बेहतर है उसे चुन सकें। क्योंकि हम लोग भी एक जीवन दर्शन दे रहे हैं, संपूर्ण जीवन दर्शन के नाम से। उस बुक का आपको नीचे मिल जाएगा लिंक। और संपूर्ण समाधान व्यवस्था का भी एक पूरी प्रस्तावना दे रहे हैं कि जिसमें आप जैसे जीना चाहेंगे वैसे जी सकेंगे, अमीरी की तरह हर एक आदमी। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। तो आप उसका इन सब से तुलना भी कर सकें, ताकि
आपको चुनाव करने में आसानी हो कि हाँ भाई हमें अपना वर्तमान और भविष्य इस दर्शन और इस व्यवस्था से बनाना है। ये व्यवस्था और ये दर्शन हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य बना सकती है। तो यहाँ में सभी प्रकार की जो जितनी भी सामाजिक लेवल की ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि ये समाज हित में है, ये लोक हित में है, उन सभी बातों को यहाँ पे एक एक करके रखता जाऊंगा। तो अभी मैंने बुद्धिस्ट धर्म को लिया हुआ है मेरी तरफ से। कोई भी किसी भी धर्म का यहाँ कभी भी ओपन मंच पे आ सकता है अपनी बातें रखने, तो उसकी बातें होती रहती हैं, बीच बीच में आप देखते भी हैं। और हमसे जुड़ने के लिए जैसा मैंने बताया कि टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ जुड़ के आप अपनी बात बता सकते हैं अगर आपको कुछ यहाँ रखना है अपनी तरफ से। तो अब देखें कि अंबेडकर जी जैसा स्कॉलर जो कई विषयों में पीएचडी है, उन्होंने भी जब भारत का संविधान बनाने की बात हुई तो वो कोई बुद्धिस्ट दर्शन से कुछ प्रस्तावित नहीं कर सके कि भाई बुद्धिस्ट दर्शन के अनुसार हम एक अपना संविधान बनाएं। जब संविधान बनाने की बात हुई तो इस देश से कुछ लिया, उस देश से कुछ लिया, इससे कुछ लिया, ऐसे ऐसे करके वो संविधान बनाया। माने अंबेडकर जी जैसे स्कॉलर को भी कोई भी धर्म में ऐसा कुछ नहीं दिखा, वो सनातन धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कुछ भी ऐसा धर्म में कहीं कुछ नहीं मिला उन्हें कि वो इस संविधान का उसे पार्ट बना सके। बल्कि इसका उल्टा कर दिया। क्या कर दिया कि धर्म को व्यक्तिगत कर दिया कि भाई धर्म का इस संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है। क्या है ये? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। मतलब उनको लगा कि धर्म का कोई मतलब नहीं है संविधान में, किसी धर्म में से कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है कि जिसे हम अपना वर्तमान, माने आज से 70 साल पहले वाला वर्तमान और आगे का भविष्य हम उस पर कोई आधारित कर सकें। आप सोचिए, फिर भी उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को प्रस्तावित किया, लेकिन तब भी भारत में ये धर्म अभी भी बहुत पीछे टिका हुआ है। इसमें लोगों को कुछ ऐसी बात नहीं दिखी कि इसे जल्दी जल्दी पकड़ लें। जैसे कोई नया मोबाइल आता है एप्पल का, सैमसंग का, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसका वेट करते हैं और आते ही लपक लेते हैं, आते ही स्वीकार कर लेते हैं। तो जो उपयोगी चीज़ होती है, जिसमें कोई बात होती है, उसे आदमी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इस धर्म में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, जो इस धर्म के रहने वाले, उन्हीं के औलादें जो पैदा होती जा रही हैं, वो उस धर्म में ही अपने आप को मानती हैं, बस उस तरह से चल रहा है। लगभग हर धर्म का यही हाल है कि उनके यहाँ जो लोग पैदा हो रहे हैं, बस उन्हीं से वो धर्म की संख्या बढ़ रही है, धर्म मानने वालों की। ऐसा करके कोई धर्म की स्थिति नहीं है कि लोगों को लगे अरे यार ये तो धर्म बड़ा उपयोगी है, इसको तो फटफट बड़ी तेजी से हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ऐसा कोई भी धर्म में नहीं दिखाई पड़ता। बुद्धिस्ट धर्म भी बुद्धिस्ट जो दर्शन है वो भी उसी श्रेणी में है। फिर मैंने उनसे आगे पूछा कि भाई ये क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो ऐसा उन्होंने स्वीकार भी किया खुले दिल से कि हमारे पास कोई राष्ट्रीय स्तर का ऐसा बौद्ध भिक्षु या प्रवक्ता या ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त ढंग से लोगों के सामने रख सके, ऐसा उनका मानना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस धर्म में या उस दर्शन में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिसे ज़बरदस्त तरीके से रखा जा सके। अब कितना ही ज़बरदस्त तरीके से रख लो, जब लोगों को उसमें कोई उपयोगिता वाली बात ही नहीं लग रही है तो मतलब क्या हुआ। अंबेडकर जी ने भी इसको जो थोड़ा बहुत प्रोत्साहित किया, मुझे बस इतना ही लगता है कि वो इसीलिए किया कि यहाँ सनातन धर्म में जो जाति प्रथा की जो प्रॉब्लम है, जाति वगैरह की, उससे बचने के लिए कि भाई चलो इसे छोड़ो और कोई और धर्म में चले जाओ। तो जब सारे धर्मों को देखा तो उन्होंने देखा अच्छा चलो बुद्धिस्ट ही हो जाओ। नास्तिक होने का शायद विचार उनको आया नहीं कि नास्तिक भी हुआ जा सकता है। माने धर्म को छोड़ दो, नहीं कोई दूसरा धर्म धारण करो।
पर उन्हें लगा कि कम से कम इसमें अहिंसा वाली बात है, ऐसा ऐसा कुछ, जिससे भी वो आकर्षित हुए होंगे, उसलिए वो उसकी शरण में गए और बाकी लोगों के लिए भी बोला उन्होंने। नहीं तो अगर ये जातिवादी वाली बात नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको प्रिस्क्राइब करते। तो इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं कि जिसको आप कुछ नेशनल लेवल पर कुछ कर सकें। ये ऐसे ही है वही कि बस बढ़िया बढ़िया आपको भिक्षा मिल जाती है, चले जाते हैं, 4 लाइनें बोल आते हैं और लोग सुन लेते हैं, और बस इससे ज़्यादा ना इस बुद्धिस्ट दर्शन की और ना कोई जो दूसरे दर्शन है उनकी कोई गति दिखाई पड़ती है इससे ज़्यादा। फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई अच्छा, फिर वो एक बात बोलते हैं कि भारत को दूसरे देशों से ज़्यादा महान बनाना है। ये जब उन्होंने कहा तो मेरे अंदर में एकदम अच्छा, मैं इनके अंदर भी कंपटीशन है, ये भारत को दूसरे देशों से महान बनाना चाहते हैं, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय ढंग से नहीं सोचते। 30-40 साल के बाद भी, जबकि इनका जो धर्म है ये, या जो बुद्धिस्ट दर्शन है, वो इंटरनेशनल है, माने कई सारे देशों में है, उसके बावजूद भी ये मतलब जापान का जो बनते है वो जापान को आगे बढ़ाना चाहता है, और भारत का जो बनते है वो भारत को आगे बढ़ाना चाहता है दूसरे देशों से भी आगे। ये क्या सोच है, ये क्या प्रतिद्वंदिता है, ये क्या कंपटीशन है? तो ये मतलब 30-40 साल की साधना से भी इनके अंतःकरण में कोई शुद्धि नहीं हुई है। अभी तक कंपटीशन भरा पड़ा है, इस पर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि काहे की अंतःकरण की शुद्धि हो रखी है, बताओ। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि अंतःकरण में ऐसा कुछ है नहीं जिसे शुद्ध करना है। खराब स्थिति परिस्थितियां चारों तरफ पैदा होती हैं, तब आदमी बुरे तरीके इस्तेमाल करता है, जब उसे सही तरीके इस्तेमाल करने के लिए जगह ही नहीं है। अब इतनी बेरोजगारी है भारत में या दुनिया में, अब उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो घर चलाने के लिए क्या करेगा वो बेचारा? चोरी चकारी ठगी इन्हीं में से कुछ करेगा ना, वो नहीं तो उपाय क्या बचता है? तो ये उसकी मजबूरी है या उसकी कोई खुशी है कि वो खुशी खुशी ऐसा कर रहा है, और आप अष्टांगिक मार्ग में साधना करवा के उसको बोलोगे कि चलो चोरी छोड़ो, चलो झूठ छोड़ो, चलो कपट छोड़ो? अरे वो तो खुद ही छोड़ने को तैयार है। तुम पहले उसके लिए ऐसी व्यवस्था तो दो कि सीधे सीधे वो व्यवस्था से, सीधे मार्ग से अच्छा सा जीवन जी सके। तो काहे को चोरी करेगा, काहे को झूठ बोलेगा, काहे को वो मर्डर करेगा, क्यों फिरौती मांगेगा, क्यों ऐसा कुछ भी करेगा? क्या ज़रूरत है करने की? ये अप्रोच ही नहीं है बुद्धिस्ट दर्शन में, इवन दूसरे कोई भी दर्शन में। पर अभी मैं बुद्धिस्ट दर्शन की बात कर रहा हूं तो उसी पर ही मैं रहूंगा। अब उनको लग रहा है ये कि शायद वो कभी राष्ट्रीय स्तर के संत या राष्ट्रीय स्तर के भंते बन सकेंगे, ऐसा उन्होंने ऐसी आशा जताई इसमें। हालांकि उन्हें 30-40 साल से सब करते करते हो गया, और अभी उनकी बातों में तो मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, इन बातों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई आदमी स्वीकार करेगा, मुझे तो लगता नहीं। हाँ, कोई जाति का मारा हुआ, कोई धर्म का मारा हुआ आके कुछ 2-4 लोग इधर उधर हो जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये मेरा पूरा आकलन था, ये मेरा पूरा जो आज का जो इसमें इंटरव्यू की आपने क्लिप देखी है, उसका मुझे जो समझ में आया वो ये सारांश समझ में आया कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना वर्तमान और भविष्य संवार लेने के लिए उसे हम एक्सेप्ट कर सकें। आगे फिर मिलेंगे इनकी अगली कड़ी के साथ। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक
संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।